अभी डालो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। पहला पॉइंट, इट वाज गिवन बाय मैसेल्सन एंड स्थल। स्पेलिंग लिखी हुई है, हमारा लिख ले। इट वाज गिवन बाय मैसेल्सन एंड स्थल इन 1958। इट वाज गिवन बाय मैसेल्सन एंड स्थल इन 1958। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल मॉडल मतलब किस पर एक्सपेरिमेंट करा? एक्सपेरिमेंटल मॉडल, एक्सपेरिमेंटल मॉडल इज इक्वलाई। सी स्मॉल है, इक्वलाई का सी स्मॉल है, ई का मतलब एस्चीरिया, बाद में लिखेंगे इसके बाद में, अभी के लिए शॉर्ट में लिखो एक्सपेरिमेंटल मॉडल इक्वलाई। नेक्स्ट लिखो, अगली लाइन लिखो, यूज्ड, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, यूज्ड N14, लिखो N15, यूज्ड N15 heavy isotope of N2, heavy isotope of N2। फिर लिखना N14 और इसमें लिखना लाइट, दिखाई नहीं देगा तो बोल रहा हूं मैं सीधे, लाइट आइसोटोप ऑफ N2, use N15 heavy isotope of N2 and N14 light isotope of N14। क्लियर? लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it can be separated, it can be separated as it is, लिखना जो मैं बोल रहा हूं, it can be separated on the basis of, it can be separated on the basis of density gradient, it can be separated on the basis of density gradient by centrifugation, by centrifugation। इस लाइन को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? इस लाइन को एक्सप्लेन कौन कर सकता है? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, CENTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब घुमाना, ठीक है, उससे डिटैच हो जाएगा N15 और N14 और उसकी प्रेजेंस ऑफ डिटैच, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है किसी चीज को बहुत तेजी से घुमाना, और जब किसी चीज को बहुत तेजी से घुमाया जाता है ना, तो जो हल्की चीज और भारी चीज, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, तो जो हल्की चीज और भारी चीज को सेपरेट हो जाती है, हल्की चीज ऊपर फ्लोट करने लग जाती है, भारी चीज बैठ जाती है। ये लॉजिक है। अब सुनना जरा ध्यान से, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इस पूरे डीएनए को घुमाएंगे। मान लो ये वाली स्टेज को मैं बहुत तेज से घुमा रहा हूँ, तो क्या होने लगेगा, जो भारी आइसोटोप होगी और जो हल्की आइसोटोप होगी वो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से सेपरेट होने लगेगी ना यार। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही बोला, वो डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसके लिए, दे यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट है, दे यूज्ड डेंसिटी ग्रेडियंट centrifugation, they used density gradient centrifugation, density gradient centrifugation by by cesium chloride, CsCl, cesium chloride, Cl, cesium chloride, Caesium, cesium chloride, CHLORID, cesium chloride, full stop। next point ना, experiment E. coli cultured, CULTURED, cultured in medium, E. coli cultured in medium containing NH4Cl, ऐसे लिखा था, इसमें लिखा NH4Cl और N15 वाला है, containing NH4Cl till the
entire DNA till the entire DNA and other nitrogenous till the entire DNA and other nitrogenous compounds till the entire DNA and nitrogenous compounds had till the nitrogenous compound had N15 compound had bracket close had 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 N15 फुल स्टॉप। अब सुनो मेरी बात, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें डायग्राम बनाना है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वैसे बनाना। देखो यार, अब तुम अगर मैं मतलब अपने तरीके से लिखवाऊंगा ना तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी बनाने में, बहुत सारा डायग्राम हो जाएगा बनाने में, समझ आया? तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये सबसे बेसिक चीज है। लेकिन एक बात याद, अच्छा मैंने वैसे बोला था लास्ट क्लास में ये मैसेज एंड सेल वाला एक्सपेरिमेंट वाला पेज पढ़ने के लिए, कौन कौन पढ़कर आया? कोई नहीं पढ़ के आया। मैं होमवर्क देता हूँ और तुम नहीं करके आते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ मेरी बात सुनो। पहली चीज ये कि अब जो मैं बता रहा हूँ ना तो क्या करोगे, सबसे पहले ये करोगे, फिर ये बनाओगे साथ साथ। अब एक पेज में तो तुम्हारा आ नहीं पाएगा पूरा का पूरा, इसीलिए ये बनाओ, उसके साइड में ये बनाओ, फिर नीचे ये साइड में तुम नीचे एरो लगाओगे, ठीक है? फिर ये बनाओगे, उसके साइड में ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, उसके साइड में ये बनाओगे। क्लियर है? तो इसका जो टेस्ट ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है ये, इसका जो टेस्ट ट्यूब रिप्रेजेंटेशन है ये, और इसका जो टेस्ट ट्यूब रिप्रेजेंटेशन है वो ये। क्लियर? याद रखना यहाँ पे दोनों कलर यूज कर रहे हो मैंने। हाइब्रिड के लिए तो तुम नया तीसरा कलर भी यूज कर सकते हो। मैं जैसे ब्लू कर लेता, रेड और ब्लैक यहाँ पे ब्लू दिखा रहा, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए हाइब्रिड है, तो इससे लिख देना साइड में हाइब्रिड, मैंने ऊपर लिख दिया। क्लियर? तो ये बना के ये, फिर एरो डालकर ये बनाकर ये, फिर एरो डालकर ये बनाकर ये। क्लियर? नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। क्लियर? पक्का समझ आ गया? फटाफट से बनाओ, ठीक है? और जो तुम पढ़कर नहीं आते हो ना, सबको जुगाड़ डालना पड़ेगा। और याद रखना, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, वैसे मैं अभी बोलने वाला था लेकिन अब याद आ गया एकदम से अभी। तो क्या नाम है, इसके नीचे लिख देना भाई, ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप इसकी एनसीईआरटी रीड करो। मैसेज एंड सेल एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी रीड करनी है, सिर्फ एक पेज है, वो भी रीड करनी नहीं करोगे तो पिटोगे मेरा। फटाफट इसको बनाओ, नीचे लिखा हुआ कुछ नहीं लिखना है, आराम से बनाओ और अच्छे से बनाओ। देखो एनसीईआरटी में 20 मिनट्स 40 मिनट्स ऐसे करा हुआ है, ठीक है? मैंने वो सारी चीजें हटाकर मैंने सीधा स्टेजेस बता दिया तुम्हें, ठीक है? तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज ऐसे करके। तो स्टेजेस की जगह पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम टाइम के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि मैंने 10 मिनट बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करा, तो मैं यही बताता, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं ना एनसीईआरटी से रीड करोगे तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? मैंने पढ़ा है, अच्छी बात है तेरे से। चलो कर दे समाप्ति। लेकिन ये बनवाया इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम जैसे टेस्ट में बनाएंगे एनसीईआरटी रीड करोगे तो मैं भी बना भी पाऊंगा, ठीक है? अब सुनो यार जरा ध्यान से। अब हमारा टॉपिक पता है क्या है? अब असलियत में है डीएनए रेप्लिकेशन। अब क्या है? असलियत में डीएनए रेप्लिकेशन, जो ऑब्वियसली बात है अगली क्लास में शुरू करेंगे, लेकिन आज मैं इंट्रो दे रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा इंट्रो समझ लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। समझना है? सुनो, तो सिंपल सी बात ये है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए बनना। कब होता है? एस फेज में। कहाँ होता है? क्या नाम है, सेल के और डिपेंड करता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा। तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है तो वहाँ पे भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ पे भी होगा, और क्लोरोप्लास्ट में होता है वहाँ पे भी होगा, और अगर प्रोकैरियोट है उसके तो साइटोप्लाज्म में होता है तो वहाँ पे भी होगा। क्लियर? अब सुनो, अब बात ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है? तो सबसे बड़ी बात पता है क्या? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन ना बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है? बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। क्लियर?
अब हमारा जो डीएनए वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी चाहिए। कितना बड़ा डीएनए हमारा? 2.2 मीटर लंबा डीएनए है ना। अब 2.2 मीटर लंबा डीएनए तो उसको एनर्जी भी बहुत सारी चाहिए होती है। इसीलिए याद रखना, ऐसा नहीं है कि एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई तो पूरा डीएनए एक बार में रेप्लिकेट होगा, ऐसा नहीं होता, रुक रुक के होता है ना। क्योंकि अभी हुआ, एनर्जी खत्म हो गई, रुक गया, फिर एनर्जी थोड़ी सी आई, फिर चालू कर दिया, फिर रुक गया, फिर ऐसे करता हुआ जाता है। इतना क्लियर है? दूसरी दिक्कत सुनना, डीएनए ऐसे रेप्लिकेटेड होता है, मतलब ऐसे बाइंडेड होता है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप उसको पहले खोलना पड़ेगा। तो उसके बीच में तो कौन से बॉन्ड्स होते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए डीएनए एक मॉलिक्यूल को लेकर आता है जिसका नाम है हेलिकेज। क्या नाम है उसका? हेलिकेज। उसका दूसरा नाम भी है, लेकिन मैं वो दूसरा नाम पूरी लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, वो बात की बात है। दूसरी बात, एक और चीज, क्या डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है? जैसे इतना बड़ा डीएनए तो यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक लोकेशन से स्टार्ट होता है। अब चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे ऑलमोस्ट एंडिंग पर हो, वो स्टार्ट एक फिक्स लोकेशन की पोजीशन से ही होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उस पोजीशन का नाम होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पॉइंट का नाम क्या है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसलिए उसका शॉर्ट में नाम है ओराई, ORI। क्या नाम है उसका? ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक चीज तुम्हें अब समझ में आ गई होगी, डीएनए रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उसका नाम है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां तक चलेगा, सॉरी क्या नाम है, जहां से स्टार्ट होता है वो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा उसका नाम है हेलिकेज। अब एक चीज बताओ मेरे को, सुनना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से प्रोसेस चालू होता है, मान लो फॉर एग्जांपल एक, चलो एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। तुमने वो देखी है वो वायर्स आते थे हमारे घरों में, रेड और ब्लैक वाले, एक दूसरे पर रैप्ड होते थे वो, है ना। एक दूसरे पर जो रैप्ड होते थे, वैसे ही हमारा डीएनए समझ लो, बस थोड़ा सा दूर करके उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगा दो, वरना तो ऐसे ही है। मान लो फॉर एग्जांपल एक वायर है मेरे पास, उस वायर में मैं हेलिकेज एंजाइम को इंट्रोड्यूस कर दूं, और हेलिकेज एंजाइम गोल होता है। मान लो मेरा मार्कर है, ठीक है, अभी के लिए मार्कर है, उसमें मैंने इंसर्ट करा, उसको मैं खोलते हुए जा रहा हूं। यार खुद सोचो, वो जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाते हुए जाऊंगा तो उसकी जो वाइंडिंग है वो खुलती हो जाएगी, लेकिन एक थोड़ी सी दूर जाके वो अटक जाएगा क्योंकि टेंशन क्रिएट हो जाएगी। नहीं समझ में आया? हाँ, वो गोल गोल घूम जाएगा, इससे वजह से मेरा मतलब जो हेलिकेज है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उस टेंशन को रिलीज कराना जरूरी है ना। तो उसके लिए एक एंजाइम आता है, एनसीईआरटी में नाम नहीं है, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए याद रखना। टोपोआइसोमरेज, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? टोपोआइसोमरेज। वो क्या करता है, वहां पे हल्का सा कट लगा देता है। हल्का सा कट लगाने से पता है क्या होता है? टेंशन रिलीज हो जाती है, और टेंशन रिलीज होती है वापस वो अनवाइंड, वो मतलब वापस जोड़ भी देता है, वही करता है वो सारे का। फिर टेंशन रिलीज हो गई, फिर ये हेलिकेज आगे मूव करेगा और अनवाइंडिंग करते हुए जाएगा। जैसे जैसे अनवाइंडिंग होगी तो डीएनए पीछा जो अनवाइंड होता जा रहा है वो डीएनए खुल जाएगा, और डीएनए खुलने पर क्या होगा? वहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक डीएनए खुलकर उस पे नए 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन जाएंगे, और 1 से 2 डीएनए बन जाएंगे। खत्म। मैं बताऊंगा अगली क्लास में सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब एक पूरे डीएनए को रेप्लिकेट होने में कितना टाइम लगता है? देखो ऑन एन एवरेज है लगभग 38 मिनट्स लगते हैं। समझ आया? 38 मिनट्स लगते हैं डीएनए रेप्लिकेट होने में लगभग। इतना क्लियर हो गया? आगे डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जहां तक इसको दिक्कत होता है। एक बारी में एक नहीं अलग अलग सेल पर अपना काम चल रहा है, हाँ, लेकिन वो रुक रुक के होता है सारा काम, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जहां तक अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो, जहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो, इकोलाई एक बैक्टीरिया है। इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में होता है, बीमारी फैलाता है, अलग अलग चीजें। लेकिन ज्यादातर हम एक्सपेरिमेंट में इसी को यूज करते हैं, मतलब इकोलाई को यूज करते हैं। अरे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ज्यादा अच्छा है भैया, मैंने व्हाट्सएप पर भेजा है, देखना सही बनाया है। नाइस फ्रेंड्स को ना, बहुत सारे रीजंस हैं। देख रहा हूँ। सही है, लेकिन तूने ये 2 बार बना दिया, एक ही के लिए 2 बार बना दिया। एक ही बनाना था, एक ही टेस्ट बनानी थी। वही बोल रहा हूँ ना, अपना दिमाग ज्यादा लगा रहे हो ना तुम लोग, है ना। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा कुछ पूछना है? आराम से देख लो एक बार, क्विक रिवाइज कर लो, ठीक है, उसके बाद खत्म करेंगे।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, फिर आगे बात खत्म करेंगे। बताओ अब कहाँ से आ रही है? पढ़ रही है, फाइल चला रही है। हो गया यहाँ तक? हाँ समझ जाओ। ठीक है यहाँ तक। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है।